नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमने सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर को शुरू किया था। ये लक्ष्मीकांत सीरीज की हमारी अगली वीडियो है। अभी तक हमने इसके 5 फीचर्स को देख लिया था। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम तक देख लिया था। अगर जिन्होंने नहीं देखा वो पिछली वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। अब अगला फीचर जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच में एक सिंथेसिस है। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी यानी पार्लियामेंट जो भी काम करेगी उसके ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन में है। ब्रिटिश संसद ने अगर कोई कानून पास कर दिया है तो ना तो उस कानून पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, ना ही जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है। वहीं अमेरिका में यानी यूएसए में जुडिशियल सुप्रीमेसी है। वहां पे जो जुडिशरी है वो सुप्रीम है। जुडिशरी के डिसीजंस को ओवरराइड करने की पावर किसी भी अथॉरिटी के पास नहीं है। तो इंडिया में इन दोनों सिस्टम का सिंथेसिस अपनाया गया है। कहने का मतलब ये कि पार्लियामेंट को कुछ हद तक कानून बनाने की शक्ति भी है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी है, और जुडिशरी को भी कुछ हद तक इस संशोधन को ओवरराइड करने की शक्ति है। इसको समझते हैं। एक तरफ अगर पार्लियामेंट चाहे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत बड़े पार्ट को अमेंड कर सकती है। वहीं जुडिशरी के पास ये पावर है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को या पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को वो बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन के बेस पे वो रिव्यू कर सकती है। और अगर वो कानून या कोई भी अमेंडमेंट अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को वायलेट करता है तो जो जुडिशरी है वो उस कानून को या उस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड करार दे सकती है। तो हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी इन दोनों के बीच में एक समन्वय बना के रखा गया है। ठीक है। अगली जो फीचर है वो ये कि हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है यानी एकीकृत न्यायपालिका जो है वो हमारा यूनिटरी फीचर है। वहीं इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारी संघात्मक विशेषता है या फेडरल फीचर है। अब इंटीग्रेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेटेड वर्ड का मीनिंग होता है कि कोर्ट्स जितने भी हैं हमारे देश में उनकी एक हायरार्की है। हायरार्की का मतलब कि सबसे ऊपर कोई कोर्ट होगा, फिर उसके नीचे बाकी कोर्ट्स होंगे। तो हमारे देश में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं और फिर उसके नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे कोर्ट्स का जो सिस्टम है वो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। यूएसए में इसका उल्टा है। यूएसए में स्टेट के अलग कोर्ट्स हैं, सेंटर का अलग कोर्ट है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है जिसके टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसका मतलब ये होता है कि जुडिशरी किसी के भी दबाव में आके काम नहीं करेगी, किसी के भी प्रभाव में आके काम नहीं करेगी। अब बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को प्रमोट करते हैं, इंश्योर करते हैं। उनमें से कुछ प्रोविजंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आइए इसको देख लेते हैं। अब जुडिशरी के जो भी जजेस होते हैं उनका टेन्योर सिक्योर होता है। इसका मतलब ये है कि जज का जितना भी उनका कार्यकाल होता है उनको कार्यकाल खत्म होने से पहले हटाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही उनको इम्पीचमेंट लाके हटाना पड़ता है। ये हम बाद में देखेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जजेस को उनके कार्यकाल की सुरक्षा होती है। जजों की जो भी सर्विस कंडीशन है, उनको जो भी सर्विसेज सरकार की तरफ से मिलेगी वो फिक्स्ड होते हैं, उन पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाता। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी खर्च हैं, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेंसेस हैं वो कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड हमारे संविधान के आर्टिकल 266(1) में आता है। अब चार्ज होने का क्या मतलब है? कंसोलिडेटेड फंड पर जो भी एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं उसका मतलब यह है कि उन पर वोट नहीं डाला जा सकता। यानी कि पार्लियामेंट में जब बजट पास किया जाता है तो बजट में बहुत सारे प्रोविजंस लाए जाते हैं, बहुत सारे खर्चों को शामिल किया जाता है। तो जो चार्ज एक्सपेंसेस होते हैं उन पर संसद में वोट नहीं किया जा सकता, ये नॉन वोटेबल होते हैं। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट के खर्चों को संविधान में डिस्कस करके उसको कम नहीं किया जा सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट को
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्ति है। यानी अगर किसी ने कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट किया है, कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को वायलेट किया है, तो कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाकर उस व्यक्ति को सजा दे सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस होते हैं उनके रिटायरमेंट के बाद के प्रैक्टिस पे बैन लगाया गया है। अब ये कैसे हमारे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करता है, मैं बताता हूँ। अगर कोई भी जज रिटायरमेंट के बाद काम करेगा तो हो सकता है कि जब वो काम कर रहा है इस दौरान, मान लीजिए कि कोई भी जज किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति विशेष आग्रह रखता है, उसका कुछ स्पेशल लगाव है, तो हो सकता है कि अगर उस पार्टी के किसी नेता का केस उस जज के पास जाता है तो वो उसके फेवर में इस आधार पर निर्णय दे दे कि बाद में जब वो रिटायर होगा तो उस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकता है। तो इस आधार पे उसकी इंडिपेंडेंस जो है और उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं होगी। इसलिए जज जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी प्रैक्टिसेस पे बैन होता है। फिर एक और प्रोविजन है जो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है, वो ये कि सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, इन सब के पावर को सेपरेट किया गया है। तो इस प्रकार जुडिशरी के कामकाज में ना तो लेजिस्लेचर हस्तक्षेप करेगा, ना ही एग्जीक्यूटिव हस्तक्षेप करेगा। आगे हम देखेंगे कैसे जुडिशरी के कामकाज में पर संसद में चर्चा पर रोक होती है। तो इस प्रकार ये सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं। तो अभी हमने देखा कि कैसे हमारे संविधान में इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की गई है। अगली जो विशेषता है वह है फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में 6 फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। हमारे संविधान में इस बात को लिख दिया गया है कि सबको राइट टू इक्वलिटी होगी, यानी समानता का अधिकार होगा, आर्टिकल 14 से 18। सबको स्वतंत्रता का अधिकार होगा, आर्टिकल 19 से 22। सबको एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट अधिकार होगा, आर्टिकल 23 से 24। सबको किसी भी धर्म को मानने का फ्रीडम होगा, आर्टिकल 25 से 28। सबको कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स होगा, आर्टिकल 29 और 30। और सबको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसको कोर्ट्स जाने का राइट होगा। तो ये 6 राइट्स की चर्चा हमारे संविधान में है। ओरिजिनली हमारे संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो कि संविधान के अनुच्छेद 31 में थी, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा डिलीट कर दिया गया। और अभी राइट टू प्रॉपर्टी की जो स्थिति है वो ये है कि ये एक लीगल राइट है, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में, जो कि पार्ट 22 में है, उसको राइट टू प्रॉपर्टी को लिख दिया गया उसमें। और वो लीगल इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक लीगल इफेक्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसलिए एक लीगल राइट है, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि राइट टू प्रॉपर्टी का वर्तमान में स्टेटस क्या है। अब फंडामेंटल राइट के पर्पस क्या है, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट को क्यों शामिल किया गया? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एग्जीक्यूटिव की और लेजिस्लेचर की, इन दोनों की टिरनी से बचाने के लिए, यानी अत्याचार से बचाने के लिए फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं। फिर अगला जो फीचर हमारे संविधान का है वो ये कि हमारे संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी को शामिल किया गया। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब इसका पर्पस क्या है? जैसे फंडामेंटल राइट्स को शामिल करने का पर्पस था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, वैसे ही डीपीएसपी को शामिल करने का पर्पस था सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। अगर डीपीएसपी की बात करें तो ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। फंडामेंटल राइट हमारे जस्टिशिएबल होते हैं, तो डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब ये कि अगर डीपीएसपी के किसी भी प्रोविजन को लागू करने में सरकार चूक जाती है तो हम इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। फिर डीपीएसपी हमारे गवर्नेंस में फंडामेंटल होते हैं, यानी देश के शासन को चलाने के लिए डीपीएसपी मूलभूत सिद्धांत है। और डीपीएसपी
हमारे सरकार पे या हमारे राज्य पे एक मोरल ऑब्लिगेशन है कि वो अपने जो भी उनको संविधान में डीपीएसपी में जो भी प्रावधान लागू करने को बोला गया है उन प्रावधानों को वो अप्लाई करें देश में और इसके एप्लीकेशन को सही सही अथॉरिटी को सौंपे। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे डीपीएसपी को हमारे संविधान में शामिल करके हमारे स्टेट पे एक मोरल ऑब्लिगेशन लगाया गया है। फिर अगली विशेषता हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज वाली है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में इसको संविधान में शामिल किया गया और एक हमारे संविधान में एक नया पार्ट 4A ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? दरअसल फंडामेंटल ड्यूटीज एक रिमाइंडर है हमारे नागरिकों के लिए जो ये बताते हैं कि हम जब अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हो तो हम अपने अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के दूसरे नागरिकों के प्रति एक ऐसे कर्तव्य के लिए अपने आप को हमेशा ये याद दिलाते रहें कि हमारे अपने देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति और हमारे देश के अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, यानी इसके वायलेशन के खिलाफ भी हम कोर्ट में नहीं जा सकते। अगली विशेषता जो हमारे संविधान की है वो है एक सेक्युलर स्टेट होने की। मैं आपको बता दूं कि सेक्युलर वर्ड संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 से में जोड़ा गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले हमारा संविधान सेक्युलर नहीं था। हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 25 से 28 तक जो भी प्रावधान है वो ऑलरेडी हमारे संविधान की या हमारे स्टेट की सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रहे थे, लेकिन सेक्युलर वर्ड को स्पेसिफिकली 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। अब सेक्युलर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सेक्युलर वर्ड का मतलब ये होता है कि हमारे स्टेट का, हमारे देश का, हमारे राज्य का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होगा। ठीक है। सेक्युलरिज्म जो है इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक नेगेटिव एस्पेक्ट। एस्पेक्ट से ज्यादा अच्छा, ज्यादा सही वर्ड होगा इसके टाइप। तो सेक्युलरिज्म दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और नेगेटिव सेक्युलरिज्म। जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है वो नेगेटिव टाइप का सेक्युलरिज्म है। मतलब ये कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में स्टेट और रिलीजन के बीच में कंप्लीट सेपरेशन है, स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। वहीं इंडियन सेक्युलरिज्म की अगर हम बात करें तो इंडियन सेक्युलरिज्म एक पॉजिटिव टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म है। इसमें इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स है, यानी सभी धर्मों को रिस्पेक्ट दिया गया है और राज्य का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अब हमने वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से अलग हटके अलग टाइप का पॉजिटिव सेक्युलरिज्म क्यों अपनाया? अगर हम इंडियन सोसाइटी को देखें तो हमारी सोसाइटी में आपको अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग मिलते हैं। इतनी विविधता है कि इन विविधता को समाहित करना, इन विविधता को एकता में कन्वर्ट करना हमारे देश की विशेषता है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश के सभी लोग देश की तरक्की में भागीदार बने, कोई भी समाज का वर्ग, कोई भी धर्म के लोग अपने आप को हाशिए पे महसूस ना करें, इसलिए हमारे देश में एक पॉजिटिव टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म को अपनाया गया, जिसमें कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। हालांकि राज्य सभी धर्मों के लिए प्रोत्साहनकारी कार्य कर सकता है, सभी धर्मों को प्रोत्साहन दे सकता है, सभी धर्मों को सब्सिडी दे सकता है। सरकार हज यात्रा के लिए भी सब्सिडी देती है। सरकार जो भी वैष्णो देवी की यात्रा हो गई या जब हम सावन में जल चढ़ाने जाते हैं तो उस यात्रा पे भी सब्सिडी देती है। सरकार जो गुरु नानक की जयंती होती है तो भी सब्सिडी देती है। तो सरकार सारे धर्मों के लिए काम करती है, किसी विशेष धर्म के लिए काम नहीं करती। वहीं वेस्टर्न अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वहां पे सरकार का धर्म से बिल्कुल अलगाव है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो हमारे सेक्युलर स्टेट को इंश्योर करते हैं। जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, 14, 15, 16 है, 25 से 28 तक यानी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो, आर्टिकल 29 है, 44 है और प्रियम्बल है। इन सारे आर्टिकल्स को हम बाद में एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगले चैप्टर्स में ये सारे प्रोविजंस आएंगे, तो यहाँ पे इसको डिस्कस करना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा क्योंकि और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि इसका फ़ायदा हमें मिलेगा नहीं क्योंकि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।
अब कॉन्स्टिट्यूशन ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एबॉलिश तो कर दिया, है ना, लेकिन जो SC ST को रिजर्वेशन की बात थी उसको रहने दिया ताकि उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इंश्योर हो सके, यानी उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व इंश्योर करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन SC ST के लिए रिजर्वेशन की बात करता है। हाँ, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एबॉलिश कर दिया। अगली विशेषता जो हमारे संविधान की है वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब यह है कि हमारा संविधान उन सभी लोगों को वोट करने की शक्ति देता है, उन वोट करने का अधिकार देता है जो या तो 18 वर्ष के हैं या 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के। मैं आपको बता दूं कि वोटिंग की उम्र हमेशा से 18 वर्ष नहीं थी, ये पहले 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन 1989 में इसे घटाकर 18 वर्ष किया गया। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेनिफिट्स क्या क्या है? इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमारे लोकतंत्र के आधार को बड़ा करता है ना, यानी डेमोक्रेसी को ब्रॉड करता है। ये हमारे देश की आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को एनहांस करता है। यह समानता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी वोटिंग के लिए आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका जन्म स्थान क्या है, आपका लिंग क्या है, इन सब बातों से इधर सिर्फ ये देखा जाता है कि आपकी उम्र 18 वर्ष है या नहीं। तो ये इक्वलिटी को अपहोल्ड करता है। ये फिर जो भी माइनॉरिटीज हैं उनमें होप्स जगाता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और उनके लिए होप्स जगाता है। संविधान की अगली विशेषता जो है वो है सिंगल सिटीजनशिप की। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने राज्य का नागरिक नहीं होगा, वो सिर्फ अपने देश का नागरिक होगा। हमारे यहाँ पे ना तो कोई व्यक्ति बिहार का नागरिक होता है, ना यूपी का, ना महाराष्ट्र का, ना किसी अन्य राज्य का नागरिक होता है। हमारे इंडिया में कोई भी व्यक्ति सिर्फ इंडिया का नागरिक होता है। यूएसए में इसका उल्टा है, यूएसए में स्टेट के नागरिक भी आप हो सकते हैं और देश के नागरिक भी हो सकते हैं, वो तो वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप है। अब सिंगल सिटीजनशिप का पर्पस क्या है? सिंगल सिटीजनशिप का पर्पस है हमारे देश में बंधुत्व या फ्रेटर्निटी को बढ़ाना, हमारे देश में एकता को बढ़ाना। लेकिन हमारे देश में जितने भी हम जातिगत जो देखते हैं दंगे, धर्म के नाम पे दंगे देखते हैं, तो इन सब को देख के लगता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो चुके हैं। तो सिंगल सिटीजनशिप को हमने देखा कि इसका मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या है। फिर हमारे संविधान की एक अनोखी विशेषता यह है कि हमारे संविधान में इंडिपेंडेंट बॉडीज को भी शामिल किया गया है। अब हमारा संविधान इतना बड़ा है, हमारा देश इतना बड़ा है कि देश के कामों को करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बॉडीज की जरूरत होती है। तो जब भी एक लोकतांत्रिक सरकार काम करती है तो उस पर बहुत ज्यादा बोझ हो जाता है, खासकर तब जब वो इतने भारत जैसे बड़े देश में शासन कर रही। इसलिए उनके काम के भार को कम करने के लिए हमारे संविधान में इंडिपेंडेंट बॉडीज को इंक्लूड किया गया है। अब इंडिपेंडेंट बॉडीज के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में। फिर कैग हो गया, फिर अटॉर्नी जनरल है, फिर यूपीएससी है। तो ये बहुत सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज है जिनकी चर्चा हमारे संविधान में डायरेक्टली की गई। अब हमारे संविधान की अगली विशेषता यह है कि हमारे संविधान में इमरजेंसी प्रोविजंस को शामिल किया गया। इमरजेंसी 3 टाइप की हो सकती है। नेशनल इमरजेंसी जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है, 352 में है। दूसरे टाइप की इमरजेंसी होती है स्टेट इमरजेंसी, या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। इसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल। अब इसकी चर्चा आर्टिकल 356 में है और कुछ प्रावधान 355 और 365 में भी है जो 356 लगाने के आधार है। और तीसरी टाइप की जो इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 360 में। तो इस प्रकार हमारे संविधान की एक विशेषता इमरजेंसी प्रोविजंस भी है। अब हमारे संविधान में विशेषकर जो शासन के स्तर होते हैं उसके संबंध में यह भारतीय संविधान की एक सबसे अनोखी विशेषता है। हमारे यहाँ पे 3 टियर गवर्नमेंट की बात की जाती है। 3 टियर गवर्नमेंट का मतलब होता है एक गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे, एक गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे और एक गवर्नमेंट लोकल लेवल पे।
ओरिजिनली हमारे देश में 2 टियर गवर्नमेंट थी, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पे, लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 ने हमारे देश में 3rd टियर, जो कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज हैं, इनको ऐड किया। पंचायत को एक नया पार्ट 9 में और शेड्यूल 11 में ऐड किया गया, वहीं म्यूनिसिपैलिटीज को पार्ट 9A में और शेड्यूल 12 में ऐड किया गया। और संविधान की लास्ट बट नॉट द लीस्ट विशेषता जो है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दरअसल 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया। अब इस अधिनियम ने 3 चेंजेस किए। ये पहला चेंज ये किया कि इसने हमारे संविधान में एक नया पार्ट 9B ऐड किया। इसने डीपीएसपी में एक नया प्रोविजन आर्टिकल 43B ऐड किया। और फिर इसने हमारे फंडामेंटल राइट वाले पार्ट में भी आर्टिकल 19 में राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव करके इसको फंडामेंटल राइट बना दिया। आपको ध्यान रखना है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होते हैं वो पार्लियामेंट के अंडर में होते हैं, पार्लियामेंट के कंट्रोल में होते हैं। वहीं पे जो बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो स्टेट के कंट्रोल में होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं थी। ये विशेषताएं कैसे हमारे संविधान को विश्व के अन्य संविधान से अलग बनाती हैं, अनोखी बनाती हैं। अब संविधान कितना भी अच्छा हो, एक वर्ग हमेशा ऐसा होता है जो उसमें कुछ न कुछ कमी निकाल लेता है। तो हमारा संविधान भी इसका अपवाद नहीं है। अब हमारे संविधान की भी आलोचना हुई है। हालांकि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा के हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना विशाल संविधान बनाया, फिर भी कुछ आलोचक हैं जिन्होंने हमारे संविधान की आलोचना की है। हम देख लेते हैं कि उन्होंने आलोचना किन किन आधारों पर की है। सबसे पहली आलोचना तो यह है कि हमारे संविधान को एक उधार का संविधान बोला गया है, एक हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। अब इसका आंसर करते हुए B.R. अम्बेडकर साहब ने क्या कहा, सुनिए। वाइल आंसरिंग द अबव क्रिटिसिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि पहले संविधान को बने हुए दशकों, शताब्दियां बीत चुकी है ना, और ये लगभग डिबेट सेटल हो चुका है कि किसी भी संविधान का स्कोप क्या होना चाहिए। इन सब फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से सिमिलर है। अगर हमारे संविधान में ऐसे प्रोविजंस लिए गए हैं तो उस प्रोविजंस को लेने में कोई भी लज्जा नहीं है। ये हमारे देश की ज़रूरतों के हिसाब से लिए गए हैं, ठीक है। इनको हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में चेंज करके लिया गया है। इस प्रकार से उन्होंने ये बोला कि संविधान के जो भी मूलभूत सिद्धांत होते हैं, जो मूल उद्देश्य होते हैं, उन पर किसी का भी एकाधिकार नहीं होता। इनके उद्देश्य थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत है वो लगभग सभी संविधान में सेम है। तो इसलिए उधार का संविधान करना एक बेतुकी बात है। फिर अगली आलोचना जो है वो ये की जाती है कि हमारे संविधान को 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बोली जाती है। जैसे N. श्रीनिवासन साहब ने बोला कि जो हमारा संविधान है वो लैंग्वेज में भी और सब्सटेंस में भी दोनों में एक क्लोज कॉपी है 1935 के एक्ट का। आइवर जेनिंग्स ने भी सेम चीजें बोली जो N. श्रीनिवासन में बोली थी। P.R. देशमुख साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है 1935 का एक्ट है, अगर सिर्फ उसमें हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को ऐड कर दें। अब इसका भी आंसर हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने किया। उन्होंने बोला कि हाँ, ठीक बात है कि 1935 के बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं और इसके लिए मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा। उन्होंने बोला कि उधार लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें इट इन्वॉल्व्स नो प्लेजियरिज्म, नोबडी होल्ड्स एनी पेटेंट राइट्स इन द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल आइडियाज है उस पर किसी का भी पेटेंट नहीं, यानी एकाधिकार नहीं है, ठीक है। उन्होंने बोला कि आई एम सॉरी अबाउट इज दैट द प्रोविजन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिलेट मोस्टली टू द डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने बोला कि मेरे को शर्म सिर्फ इस बात पे है, मैं सिर्फ इस बात से दुखी हूं कि हमने 1935 के सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को लिया, बस। 1935 के अधिनियम में और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मेनली हमने उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को लिया था। तो ये
आलोचना का एक और आधार था, यानी 1935 का अधिनियम। तीसरी आलोचना जो हमारे संविधान की जाती है कि वो ये कि हमारा संविधान अन इंडियन है या एंटी इंडियन है। आलोचक ये कहते हैं कि जो हमारा संविधान है वो हमारे भारत के पॉलिटिकल ट्रेडिशंस यानी राजनीतिक परंपरा और इंडिया के स्पिरिट को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। इसी संदर्भ में के हनुमंथैया ने कहा कि हम तो वीणा और सितार का म्यूजिक चाहते थे, लेकिन हमको एक इंग्लिश बैंड का म्यूजिक मिला। अगली आलोचना ये की जाती है कि हमारा संविधान एक अन गांधीयन है, गांधीवाद विरोधी संविधान है। ऐसे आलोचकों का यह मानना है कि जो हमारा संविधान है वो विलेज पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के आधार पर निर्मित होना चाहिए था, जो कि गांधी जी की फिलॉसफी थी। तो इस आधार पर वो हमारे संविधान को अन गांधीयन संविधान की संज्ञा देते हैं। फिर हमारे संविधान के विशालकाय आकार को लेकर भी संविधान की आलोचना की जाती है। एक आलोचक ने तो यहां तक मखौल उड़ाने के संदर्भ में कहा कि हमारे संविधान का जो संकेत चिन्ह है वो हाथी को इसलिए लिया गया है क्योंकि हाथी के साइज का ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगला और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे संविधान की आलोचना है वो ये कि आइवर जेनिंग्स साहब ने इसको पैराडाइज ऑफ लॉयर्स कहा, क्योंकि इसकी भाषा बहुत लीगलिस्टिक थी, कानून की भाषा थी इसकी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और ये लोगों को बहुत ज़्यादा लिटिजियस बना रही थी। लिटिजियस मतलब कि बहुत ज़्यादा वो विवादित, ऐसे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे संविधान की भाषा है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इतना अनक्लियर है कि इससे विवाद बढ़ेंगे और जब विवाद बढ़ेंगे तो लोग कोर्ट जाएंगे, है ना। तो इसलिए इसको आइवर जेनिंग्स साहब ने पैराडाइज ऑफ लॉयर्स कहा। तो ये हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे प्रीलिम्स के मैंने PYQs डाल दिए हैं, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड PYQs है मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं इसका आंसर अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो इसके साथ आज का ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के साथ मिलेंगे। लास्ट में मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि आप मेरी वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने पे ध्यान दें, है ना। मैं क्या बोलता हूँ, मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, आप उस पर ध्यान दें। इससे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये जो बातें लिखी है वो जो मैंने नोट्स में लिखा है ये आपको बुक्स में मिल जाएंगी, लेकिन मैं जब जो एक्सप्लेन करूँगा उसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि वो दूसरे कॉन्सेप्ट को जानने का एक रास्ता होता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप देखने से ज़्यादा सुनने पे ध्यान दें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।